with where we left earlier. Okay, question number 47. Yes, consider the statement and a question. तो स्टेटमेंट क्वेश्चन वाला वही पैटर्न है. तो सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, क्वेश्चन रीड करते हैं. व्हाट डे इज़ द 14th डे ऑफ द गिवन मंथ. 14th डे क्या होगा उस मंथ का, ये बोल रहा है. ठीक है, अब जैसे हमको इसका आंसर पता चल जाएगा तो वो स्टेटमेंट है वो करेक्ट होगा क्वेश्चन को आंसर करने के लिए. राइट, फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोल रहा है द लास्ट डे ऑफ द मंथ इज़ वेंसडे. लास्ट डे ऑफ द मंथ. अब हमको ये तो नहीं पता ना कौन सा मंथ है. 28 का महीना है, 29 का है, 30 का है, 31 का, क्योंकि अगर लीप ईयर वगैरह हुआ तो 28, 29 ये भी काउंट हो जाएगा ना. अब कौन सा मंथ है हमको नहीं पता. अब लास्ट डे ऑफ द मंथ वेंसडे है, तो इसके बेसिस पे हम ये तो नहीं बता सकते कि 14th डे कौन सा होगा. तो स्टेटमेंट अलोन तो सफिशिएंट नहीं है. तो अलोन सफिशिएंट ये वाला ऑप्शन तो गया. सेकेंड ये बोल रहा है द थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ वॉज द 17th डे. थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ, मंथ का जो थर्ड सैटरडे है वो 17th डे है. इसका मतलब कि 17th डे है वो सैटरडे है. राइट, तो हमको 14th डे निकालना है. पीछे चले जाते हैं, 16, 15, 14 है ना. तो हमको तो पता चल जाएगा ये सैटरडे है तो दिस विल बी फ्राइडे है ना. और ये क्या हुआ होगा, दिस विल बी थर्सडे एंड ये वेंसडे. तो 14th को वेंसडे होगा. तो हम तो स्टेटमेंट 2 के अलोन के बेसिस पे हम आंसर कर पाए. तो स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन. बोथ स्टेटमेंट रिक्वायर्ड थे क्या, नहीं, स्टेटमेंट 2 से ही आंसर आ गया. नीदर 1 नॉर 2 अलोन सफिशिएंट टू आंसर, ये भी गलत. तो बी विल बी द करेक्ट आंसर. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डे इज़ 10th October 2027. तो यूपीएससी ये वाला पैटर्न बहुत रिपीट करता है. 2023 में भी पूछा था, इससे पहले भी कई बार पूछ चुका है. इसमें क्या करता है, दिस इज़ क्वेश्चन ऑफ ट्रू कैलेंडर. इसमें क्या करता है कि यूपीएससी ने एक डेट देता है और वो यूजुअली सेम डेट होता है जिस डे पे यूपीएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है. तो ये जब हम 2021 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो उस दिन प्रीलिम्स कब हुआ था, 10th October 2021. और हमको पूछ रहा है कि 10th October 2027 को कौन सा डे था. राइट, तो अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है डिफरेंस प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर डिवाइडेड बाई, दिस इज नंबर ऑफ लीप ईयर डिवाइडेड बाई 2. राइट, तो डिफरेंस कितना है 2021 एंड 2027 के बीच में 6 ईयर का. लीप ईयर कोई है क्या, 2024 विल बी लीप ईयर, तो एक ही लीप ईयर है. ये 2 नहीं 7 होता है, 7 से डिवाइड करते हैं. देन ये दिस विल बी 7 एंड ये 7, तो 7 रिमाइंडर कितना बचा है, 0. हम यहाँ पे बेसिकली रिमाइंडर निकाल रहे होते हैं. तो रिमाइंडर निकालने पे क्या आया, 0. इसका मतलब क्या है कि अगर इस डेट पे संडे है ना, जिस डेट पे एग्ज़ाम हो रहा है, तो उसमें क्या करना है, 0 ऐड करना है. तो दैट विल बी अगेन संडे. राइट, तो संडे विल बी दी आंसर. ठीक है, और यहीं पे अगर हमारा रिमाइंडर +1 आ जाता तो दैट डे विल बी दी मंडे. देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ये वाला तो हमको आता है बहुत अच्छे से, करते हैं. चलो, सम ग्रीन्स आर ब्लूज, सम ग्रीन्स आर ब्लूज, सम ब्लूज आर ब्लैक. अब यहाँ पे 2 डायग्राम एटलीस्ट बना ही लेना. सम ब्लूज आर ब्लैक, और ऐसा भी तो हो सकता है ना, सम ब्लूज आर ब्लैक. अभी भी तो सम ब्लूज है वो ब्लैक है. तो अब इसके बेसिस पे कंक्लूड करना है कि क्या होगा. सम ग्रीन्स आर ब्लैक बोल रहा है कि सम ग्रीन्स है वो ब्लैक, मतलब दोनों फिगर को सेटिस्फाई अगर करता हुआ स्टेट मतलब कंक्लूजन है तो दैट विल बी करेक्ट, अदरवाइज रॉन्ग. ठीक है, सम ग्रीन्स आर ब्लैक बोल रहा है, सम ग्रीन्स आर ब्लैक, इधर तो नहीं सेटिस्फाई किया, गलत. भले यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा था कि सम ग्रीन्स आर ब्लैक, बट एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तो गलत हो जाता है. नो ग्रीन इज़ ब्लैक, नो ग्रीन इज़ ब्लैक, यहाँ पर तो सही था. नो ग्रीन इज़ ब्लैक, यहाँ पर तो है लेकिन कुछ ग्रीन ब्लैक, तो अगेन रॉन्ग. एक भी जगह पे सेटिस्फाई कर दिया और बोल रहा है कि नो ग्रीन इज़ ब्लैक, बट यहाँ पर तो सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें नहीं कर रहा है, तो अगेन रॉन्ग. ऑल ग्रीन्स आर ब्लैक, सारे ग्रीन ब्लैक है क्या, नहीं, ये तो दोनों में ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. सारे ग्रीन ब्लैक होने के लिए ये होना था, बट ऐसा कोई डायग्राम है नहीं हमारे पास. अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट वी हैव. देन ऑल ब्लैक्स आर ग्रीन, अगेन ऐसा कोई डायग्राम नहीं है जहाँ पर
ऑल ब्लैक्स है वो ग्रीन हो, तो ये यहाँ पर भी सेटिस्फाई नहीं किया, ये यहाँ पर भी सेटिस्फाई नहीं किया, तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? नीदर कंक्लूजन 1 2 3 4 कोई भी फॉलो नहीं कर रहा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ। अब लेकिन यूपीएससी ने पता नहीं क्यों इजी क्वेश्चन पूछना छोड़ दिया, इतना इजी पहले पूछते रहता था, ऐसे क्वेश्चन रेयरली देखने को मिल रहे हैं आफ्टर 2023। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स इन दी सीक्वेंस? सीक्वेंस में एक्स क्या है? तो जब भी सीक्वेंस पूछे ना तो पहले ना एक बार ऑब्जर्व करना कि कितना, जो मतलब कि मोटा मोटी आइडिया होना चाहिए कि कितना का डिफरेंस में है। तो देखो 2 या 6 करती, फिर 1 ऐड करती तो 7 आ जाता, फिर 7 का तिगुना +1, 7 या 4 7 14 7 21 +1 तो 22, तो उसके बाद फिर से 22 का ट्रिपल करो तो 66 +1 तो 67, तो वही यही पैटर्न है। तो अब इसमें क्या करना है? 202 3 +1 607 हो गया। अब भूल जाओ, अब ऐसा क्वेश्चन आने नहीं वाला। सीक्वेंस का तो फिर भी अब आ भी जाता है, सीक्वेंस पूछ ही रहा है, बट सीक्वेंस में भी अब कॉम्प्लिकेशन कर दिया कि जब उसमें देखते हैं ना कि डबल सीक्वेंस वाला रहता है कि 2 सीक्वेंस को ऐड करके वाला पैटर्न रहता है, तो वो लोग काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और देखने से बिल्कुल पता नहीं चलता है कि क्या सीक्वेंस है। ऐसे वाले क्वेश्चन पे तो फिर टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है बहुत ज़्यादा। Okay, then next question. Jay and Vijay spent an equal amount of money to buy some pens and some special pencils. ठीक है, तो जय एंड विजय 2 पर्सन हैं जिन्होंने इक्वल अमाउंट ही मनी क्या किया है, स्पेंड किया है, कुछ पेन खरीदे हैं और कुछ पेंसिल्स खरीदे हैं ऑफ द सेम क्वांटिटी फ्रॉम द सेम स्टोर। इफ़ जय बॉट, दोनों ने सेम मनी स्पेंड किया है, मतलब कि एक्सपेंडिचर दोनों का सेम है, तो क्या होगा? अब देखते हैं, जय ने क्या किया, 3 पेन खरीदे एंड 5 पेंसिल खरीदे, ठीक है, इक्वल्स टू, क्योंकि दोनों की स्पेंडिंग सेम है। विजय ब्रॉट 2 पेन प्लस 7 पेंसिल्स, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ओके, पहले अब इक्वेशन ये सॉल्व कर लेते हैं। 3p - 2p इक्वल्स टू 7p - 5p 2pe इक्वल्स टू p। तो एक पेन का प्राइस 2 पेंसिल के प्राइस के इक्वल है, ठीक है। अब बोल रहा है कि अ पेंसिल कॉस्ट मोर देन अ पेन, पेंसिल का कॉस्ट ज़्यादा है, बोल रहा है पेंसिल, नहीं ऐसा तो नहीं है। द प्राइस ऑफ अ पेंसिल इज़ इक्वल टू, देखो यहाँ पर ये क्यों सही नहीं है, देखो जो पेंसिल का प्राइस मैं डबल कर दूँ तब जाके वो पेन के प्राइस के इक्वल हो रहा है, मतलब कि p इज़ मोर देन p ना, है ना। देन द प्राइस ऑफ पेंसिल इज़ इक्वल टू दैट ऑफ द पेन, नहीं ऐसा होता तो ये क्वेश्चन आना चाहिए था, बट ये तो नहीं आया, अगेन रॉन्ग। द प्राइस ऑफ अ पेन इज़ 2 टाइम्स द प्राइस ऑफ द पेंसिल, यही तो है, प्राइस ऑफ द पेन इज़ 2 टाइम्स द प्राइस ऑफ द पेंसिल। द प्राइस ऑफ अ पेन इज़ 3 टाइम्स द प्राइस ऑफ द पेंसिल, नहीं 2 टाइम्स है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, P scored 40 marks more than Q in an examination, then Q scored 10% less marks than P. P से 10% लेस मतलब कि कितना, 90% ऑफ P, राइट, एंड P इज़ क्या, दिस, तो 90% ऑफ 40 + Q, राइट। तो 9/10 है, 10 को इधर लेके जाएंगे तो 10Q, 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 36 + 9Q, Q को इधर लेके जाएंगे तो Q, देन 360, तो Q की वैल्यू 360, यही पूछा था क्या? ओके। देन अ पर्सन P आस्क्स वन ऑफ हिज 3 फ्रेंड्स Q, सॉरी, अ पर्सन P आस्क्स वन ऑफ हिज 3 फ्रेंड्स X एज टू हाउ मच मनी ही हैड। तो P ने X को पूछा कि उसके पास कितने पैसे हैं, तो X ने रिप्लाई किया, तो ये 3 पर्सन है X Y Z। इफ़ Y गिव्स मी 40 रुपीज़, तो X बोल रहा है कि अगर Y उसको 40 रुपीज़ दे दे तो Y विल हैव हाफ ऑफ एज मच एज Z। तो Y के पास कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा जो Z के पास था। अब Z के पास कितना था, मान लेते हैं Z के पास Z अमाउंट था, अब Y के पास कितना हो जाएगा, बोल रहा है Z का हाफ। अगर वो 40 रुपीज़ इसको दे दे तो Y के पास, मान लेते हैं कि पहले Y था, 40 X को दे दिया तो Y - 40। अब X के पास कितना हो गया, X के पास शुरू में X था, अब उसके पास X + 40 हो गया, ठीक है, ये था। देन Y विल हैव हाफ ऑफ एज मच एज Z, बट इफ Z गिव्स मी 40 रुपीज़ देन 3 of us will have equal amount।
बट बोलता है एक्स कि अगर ये नहीं हुआ होता और अगर एक्स को जेड ने 40 रुपीज़ दिए होते, मतलब क्या जेड -40, इसके पास वाई ही रहता और एक्स के पास 40 रहता, तब सबके पास इक्वल अमाउंट होता। बोल रहा है व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी एक्स वाई जेड के पास कितना होगा। तो एक इक्वेशन तो ये है, यहाँ पर से कुछ वैल्यू निकालते हैं। तो Z/2 था तो 2y माइनस 4 दूनी 8 इक्वल टू जेड। राइट, अब एक इक्वेशन ये बन गया। अब इधर से कुछ एलिमिनेट करते हैं, y एंड z के फॉर्म में इक्वेशन लेके आना है, तो इन दोनों को यूटिलाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा y + 40 इक्वल्स टू जेड। अब इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस कर लेते हैं, चलो तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2y माइनस वाई एंड माइनस 8 9 10 11 12 इक्वल्स टू 0। तो y इक्वल्स टू 120, तो y की वैल्यू 120। अब अगर y की वैल्यू 120 है तो 40 ये 120 रखते हैं, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 120 माइनस 40 मतलब कि 80, तो x इक्वल्स टू 80। अब किसकी वैल्यू z की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू अगर 120 तो इन दोनों से ही निकाल लेते हैं। चलो 120 इक्वल्स टू z माइनस 40, तो z इक्वल्स टू 160। अब ऐड कर लेते हैं, तो दिस विल बी 0 और 8 16, 360 विल बी दी total amount of money that x y z will have together. Where in a code language mathematics is written as this. तो ये इस तरीके से लिखा गया है, ये बोल रहा है। ठीक है, ये भी अच्छे से पढ़ना, क्योंकि एक जगह क्वेश्चन में यूपीएससी ने क्या किया था, इसको पहले लिखा था और इसको बाद में लिखा था, तो कोड क्या होता है ऊपर नीचे हो जाता है। और इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना है कि किसका कोड कौन सा है। यहाँ पर मैथमेटिक्स, ये इन अ कोड लैंग्वेज मैथमेटिक्स को लिखा गया है क्या, किस फॉर्म में, LBSIDNZUHDR। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, LMN, तो L के बाद M आ रहा है, फिर A के बाद B आ रहा है, S के बाद T आ रहा है, H के बाद I आ रहा है, ABCD के बाद E, M के बाद N, फिर Z के बाद A, फिर T के बाद U, H के बाद ये, तो वही ऑल्टरनेट चल रहा है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे CHEMISTRY। अब यहाँ पर हमको क्या देखना है कि नीचे से ऊपर जा रहा है, तो B के बाद ही C आता है ना, तो नीचे से ऊपर गया तो B से C, तो नीचे वाला तो ये B होना चाहिए, तो ये तो गया। ठीक है, अब बाकी इतना तक तो सेम ही है, तो इधर तक तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। SSX भी सेम है, ये भी, ये HT यहाँ तक भी सेम है, सिर्फ फोर्थ वाला हमको चेक करना है एंड फिर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ वाले पे क्या होना चाहिए, ये ऊपर गया ये नीचे गया, ये ऊपर गया ये नीचे गया, तो M के बाद क्या आना चाहिए, N आना चाहिए, तो B विल बी द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइम्स डू द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक मेक एन एंगल ऑफ 180 डिग्री विद एच अदर। तो 180 डिग्री कब बनेगा बोल रहा है, इसका तो हमको पता है कैसे निकालते हैं। एंगल इज इक्वल टू 60H माइनस 11M डिवाइडेड बाई 2। एंगल कितना है 180 डिग्री, पहले ही बोल दिया। 60H किसके किसके बीच का, आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक, तो ये तो हमको कैलकुलेट करना है। माइनस 11M बाई 2, तो ये 360 60H, यहाँ पर H एंड M में से कुछ का वैल्यू नहीं दिया क्या। At which one of the following times do the hour hand and minute hand of the clock makes an angle with each other। अच्छा, यहाँ पे सारे ऑप्शंस में तो 7 आवर है ना, तो ये तो पता है कि आवर्स वाले में कितना आ जाएगा, 7 तो हो गई है ना। मिनट वाला हमको कैलकुलेट कर लेंगे, तो 7 आवर के बाद कितना आ रहा है, तो आर की जगह पे यहाँ पे 7 माइनस 11M, तो 360 42 माइनस 11M, 11M इधर ले आते हैं, 420 360 60M इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 11, तो कितना मिनट होगा, 11 5 6 55 5 11, तो 7:05
और ये 5/11 ये कैलकुलेट करना है, मतलब कि 5 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा है ना। तो ये आएगा क्या, नहीं ये तो 7 बज एकदम एग्जैक्ट 7 है, बट हमारा 7:05 और कुछ और आ रहा है ना। देखो 7 आवर हमको पता है कि 7 आवर होगा, मिनट हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि 7 आवर कितना मिनट, तो बिटवीन 7 एंड 7:05 नहीं, क्योंकि 5 से थोड़ा सा ज़्यादा है तो ये भी नहीं आएगा। 7:05 भी एग्जैक्ट नहीं है, तो किसके बीच है, 7:05 एंड 7:10 ठीक है, मतलब कि 7:10 7:05 से लेके 7:10 के बीच में है, तो येस, क्योंकि 5 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा है, देखो 5/11, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन ऑब्जेक्टिव टेस्ट टाइप टेस्ट ऑफ 90 क्वेश्चन 5 मार्क्स आर अलॉटेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। 5 मार्क्स से अलॉट किए जाते हैं हर एक करेक्ट आंसर के लिए, 2 मार्क्स से डिडक्ट कर लिए जाते हैं एवरी रॉन्ग आंसर। आफ्टर अटेम्प्टिंग ऑल दी 90 क्वेश्चन अ स्टूडेंट गॉट अ टोटल ऑफ 387 मार्क्स। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ इनकरेक्ट रिस्पॉन्स कैलकुलेट करना है। तो ये वाला ना बहुत यूपीएससी ने 2-3 बार पूछ लिया है, तो इसका पैटर्न पता होना चाहिए कि कैसे पूछ रहा है वो। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला, 90 क्वेश्चन मान लेते हैं कि 90 क्वेश्चन के 90 क्वेश्चन उसने अटैम्प्ट किया और सबके सब सही हो गए, तो मैक्सिमम मार्क्स कितना आता है उसका, अपना 45। दूसरा सिनेरियो ये, जब वो 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट करता है और 90 के 90 रॉन्ग हो जाते हैं, तो कितने हो जाएगा, 9×18। बट ऐसा तो हुआ नहीं, आया कितना मार्क्स उसका, 387। अब इसको माइनस करके इधर लिखो, इसको माइनस करके इधर लिखो, तो 450 387 व्हाट विल बी दी, 8 9 10 3 63 रेशियो ये 180, तो 387 माइनस 180 207 राइट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर हमको मैंने एक चीज़ मिस कर दिया है, यहाँ पर 387 हमको माइनस करना है, लेकिन ये ऑलरेडी नेगेटिव में होगा ना, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि 90 के 90 रॉन्ग हो जाएंगे, तो दिस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम दी मेन वैल्यू ना। तो इससे क्या करना है कि 387 माइनस 180, तो दिस विल बी पॉजिटिव, तो 387 प्लस 180 हो जाएगा, तो 7 8 8 16 3 4 5 567 आएगा यहाँ पर। अब सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 9 7 9 7 63 7 7 से सिंप्लीफाई करके देखते हैं, 7 8 56 7 एकम 7 और ये 7 9 63, तो 81 विल बी द करेक्ट आंसर, 9 विल बी द इनकरेक्ट। हमको क्या पूछा है, इनकरेक्ट, ठीक है। तो इसमें बस इसी चीज़ का ध्यान रखना कि जब हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो ये 90 मल्टीप्लाइड बाई 2 किया हमने, बट ये क्या है, इनकरेक्ट रिस्पॉन्स से डिडक्ट होने वाला है ना, तो ये 180 माइनस में होगा, और इस जो भी नंबर आया है उससे हमको माइनस करते हुए चलना, और ये तो पॉजिटिव नंबर होगा क्योंकि उसको 5 मार्क्स मिल रहे हैं, और इधर 2 मार्क्स है वो डिडक्ट हो रहे हैं। तो अगर 450 से -387 करूँ तो ये आएगा, और -180 387 से माइनस 180 करूँ तो 567 आएगा, और बस सिंप्लीफाई कर लेना। उसके बाद फिर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स पूछा, और कभी कभी क्वेश्चन में अगर करेक्ट रिस्पॉन्स पूछ दिया तो करेक्ट रिस्पॉन्स का आंसर 81 हो जाएगा, राइट। फिर नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग एडिशन प्रॉब्लम 3p, थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं, 3p 4p pp then again pp rq2 where pq are different digits है, pq are different digits है। what is the arithmetic mean of all such possible number बोल रहा। तो अगर मैं इन सबको ऐड करूँ तो ये आ रहा है, तो मैं कब ppp को ऐड करूँ तो 2 आना चाहिए। ये तो बात क्लियर है कि ये अगर मैं इसका इक्वेशन बनाऊँ ppp तो 4p इज इक्वल टू 2 तो नहीं हो सकता है ना, ये ज़रूर कुछ ना कुछ कैरी ओवर जा रहा होगा, तो 12 हो सकता है कैरी ओवर, यस हो सकता है। और क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 4p इज इक्वल टू 22 हो सकता है क्या। देखो मैक्सिमम p क्या है, p सब pq r डिजिट्स है, तो मैक्सिमम p में मैं 9 रख सकती हूँ, तो अगर 9 रखती हूँ तो 9 9 18 27 9 36 मैक्सिमम 36 तक जाना चाहिए, तो 4p इज इक्वल टू
32 भी मैं रख सकती हूँ, लेकिन 42 रख सकती हूँ क्या? नहीं रख सकती, है ना। तो ये तो पता चल गया। पी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं किस में सेटिस्फाई कर रही है, 4 4 या 12। यस, पी इज इक्वल्स टू 3 हो सकता है। पी इज इक्वल्स टू 22/4, ये तो डिवाइड ही नहीं होगा। देन पी इज इक्वल्स टू 32/4, 8 चौक 32। यस, तो पी इज इक्वल्स टू 8 भी पॉसिबल है। तो पी का वैल्यू 3 हो सकता है, पी का वैल्यू 8 हो सकता है। तो अगर मैं वैल्यू 3 रखती हूँ तो क्या आएगा सम? 3 3 6 3 9 3 चौक 12, 2 हासिल है 1, फिर यहाँ पर अगेन 3 3, तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 4 2। और एक और पॉसिबल वैल्यू क्या है जब मैं 8 रख रही हूँ, है ना। तो 8 8 16 8 24 8 चौक 32, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो 8 8 8 8 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अब अरिथमेटिक मीन बोला, तो अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं? सम डिवाइडेड बाई 2, 4 10 2 3 4 404 डिवाइडेड बाई 2, 202। अरिथमेटिक मीन आ गया 202। देन नेक्स्ट क्वेश्चन और थोड़ा क्लीन करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम दिया हुआ है। पी क्यू मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू आर क्यू क्यू, वेयर पी क्यू आर आर डिफरेंट डिजिट्स। अगेन पी क्यू आर डिफरेंट डिजिट्स एंड आर ज़ीरो नहीं है बोल रहा है। तो पी प्लस क्यू डिवाइडेड नहीं, पी प्लस आर डिवाइडेड बाई क्यू की वैल्यू क्या होगी? इसके लिए हमको पहले तीनों ये डिजिट्स निकालने होंगे। डिजिट्स है और ये ठीक है। बोल रहे हैं कि अब ये इस इक्वेशन पे हमको क्या समझ आ रहा है कि अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई क्यू से कर रही हूँ तो वापस से क्यू आ रहा है एज अ यूनिट डिजिट। तो कब आएगा तो देख लेते हैं। 3 को मैं कब मल्टीप्लाई कर सकती हूँ? तो क्यू की जगह क्या हो सकता है? क्यू एक डिजिट है तो मैक्स टू मैक्स और 9 हो सकता है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 रखूँगी तब तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 0 आता है, बट यहाँ पे तो 0 वैसे आ सकता है, लेकिन आर 0 नहीं है बोला। ठीक है, 0 तो नहीं होगा, 0 नहीं रखते हैं अभी। चलो 0 रख के भी देख लेते हैं। चलो तो क्या होगा? अरे यहाँ पे इक्वल क्यों कर रही हूँ मैं? सबको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और किस में सेम यूनिट डिजिट आ रहा है ये देखना है। इसको ऐसे नहीं, ऐसे लिखना चाहिए था, वापस से लिख लेते हैं इसको। 3 मल्टीप्लाई बाई 1 तो 3 3 2 6 9 12 15 तो कहाँ पे यूनिट डिजिट सेम आ रहा है? 3 का उसी से मल्टीप्लाई करो, सेम यूनिट डिजिट आ रहा है। तो ये तो नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा। 5 5 यस, 5 पॉसिबिलिटी है। 6 नहीं, 7 नहीं, नहीं नहीं, और 0 भी पॉसिबिलिटी है। तो एक बार पहले 5 रख लेते हैं। चलो पी क्यू की जगह पे क्या रखा? 5 रखा, 3, तो आर 5 5 है ना। और अगर 0 रखो तो पी 0 3, तो आर 0 0। ठीक है, अब देखते हैं। अब हमको p की वैल्यू ऐसे क्या रखो कि इधर r आ जाए। इसका मतलब क्या है? अब यहाँ पर 5 या 15 हो रहा होगा, है ना। तो 5 हासिल 1, तो इसका मतलब क्या है कि मैं 3 को मल्टीप्लाई करूँ p से और उसमें ऐड करूँ 1, तो r 5 आना चाहिए, है ना। तो क्या इक्वेशन बना? 3p + 1 इज इक्वल्स टू r 5। तो अब ऐसा कौन सा कंडीशन है जिसमें यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर 3 का 0 करूँ तो ये तो कुछ नहीं हो रहा है, तो 3p करूँ तो r 0 आना चाहिए, ये हो रहा है यहाँ पर। फिर यहाँ पे देख लेते हैं। तो p का वैल्यू क्या हो सकता है? कोई ना कोई डिजिट हो सकता है। 0 रखूँ तो 0 रखूँगी तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 + 1 तो 1 आएगा। 3 मल्टीप्लाइड बाई 0, यहाँ पे r 0 नहीं हो सकता है बोला। ओके, तो यहाँ पे 0 की जगह पहले 1 रखते हैं। तो 1 रखेंगे तो 3, ये तो 4 हो जाएगा, बट 4 तो नहीं आ रहा है, ये r 5 है। और देखो यहाँ पे 0 मैं रखती हूँ तो यहाँ पर क्या आना चाहिए?
3 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 1, तो सिर्फ 1 डिजिट का आंसर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो नहीं है, तो 0, ये तो R5 2 डिजिट का नंबर है ना, तो 0 तो नहीं हो सकता। 1 रखूँ तो 3 एकम 3 4, 4 भी नहीं है, 2 डिजिट का तो होना ही चाहिए ना, तो ये भी नहीं है। तो 2 रखो तो 3 दूनी 6 7 नहीं, 3 रखो तो 3 6 3 4 9 10, बट 10 होगा तो ऐसे होगा, R का वैल्यू 1 होगा और ये 0 आ रहा है, बट यहाँ पे 5 आना चाहिए, तो ये भी नहीं। फिर कौन सा 4 4 जाती है 12 13 नहीं, 5 5 10 बचते 15, 4 जाती है 12 13 नहीं, 5 5 10 बचते 15 16 नहीं, फिर 6 6 5 18 19 नहीं, 7 7 4 7 21 नहीं, 8 8 16 18 24 8 आ जाएगा, 8 8 16 18 24 और एक 25, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 25। तो ये R की वैल्यू क्या है 2 है, तो R की वैल्यू हमको पता चल गई 2, तो R एंड P का वैल्यू तो पता चल गया। P हमने क्या सॉरी Q का वैल्यू क्या पता चला 5 पता चला, एंड R की वैल्यू क्या है 2 है, एंड अब बस P की वैल्यू निकालनी है अपने को, सॉरी P की वैल्यू 8 है ना, सभी निकल गया है गैस, P का वैल्यू 8 है, फिर 10 5, ये करेक्ट आंसर 2। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना बचा है 80 क्वेश्चन हो गया ना। इस पे देखते हैं, देयर आर 3 पॉइंट्स PQR ऑन अ स्ट्रेट लाइन सच दैट PQQR 3/5, PQQR, PQ है वो 3 है, QR है वो 5 है, ओके। इफ़ n इज़ नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ PQ एंड PR देन व्हाट इज़ n इक्वल टू, तो ये कंडीशन ये हो सकती है, या कैसे हो सकता है कि यहाँ पर QR ये दिस इज़ 5 एंड P इन बिटवीन हो कहीं, तो ये हो गया 3, ये भी तो सेटिस्फाई करेगा ना। तो अब PQ बाई PR की वैल्यू क्या होगी, इस केस में क्या होगी, PQ इज़ 3 एंड PR इज़ 8, यहाँ पर क्या होगा PQ बाई PR, PQ इज़ 3 एंड PR इज़ 2, है ना, 5 में से 3 घटाऊंगी तो 2 ही बचेगा ना, तो 2 वैल्यू पॉसिबल है, तो n इज इक्वल टू 2। फिर ऑन अ चेस बोर्ड इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन 6 कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर्स बी चूजन ऑन द डायगोनल अलॉन्ग अ स्ट्रेट पाथ। तो इसके लिए बस आपको ये बेसिक आइडिया होना चाहिए कि चेस बोर्ड में कितने कॉलम्स कितने रो होते हैं, तो 8 कॉलम 8 रो होते हैं। ड्रॉ कर लेते हैं, चलो। वन टू थ्री फोर 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 7 8। अब हमको क्या बोल रहा है, डायगोनल में चूज़ करना है। ऑन अ चेस बोर्ड इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज 6 कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर्स चूज़ कर सकती हूँ मैं, वो भी डायगोनल, तो 2 डायगोनल है, दिस इज़ 1 डायगोनल एंड दिस विल बी द सेकेंड डायगोनल। तो कॉन्जिक्यूटिव 6 कितने होंगे, डायगोनल में 6 स्क्वायर्स होंगे, तो 6 बोलते हो 8 स्क्वायर्स होंगे, उनमें से कॉन्जिक्यूटिव 6 चूज़ करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। एक तरीका ये है कि मैं यहाँ तक का 6 चूज़ कर लूँ, है ना, 6 तो 1, दूसरा तरीका ये, तीसरा तरीका ये, इसके बाद तो नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि अब तो कॉलम मतलब कि स्क्वायर ही ख़त्म हो गया। तो एक डायगोनल पे 3 तरीके से चूज़ कर पा रही हूँ, तो अगर एक डायगोनल पे अगेन 3, टोटल कितने हो गए 6 तरीके से चूज़ कर सकते हो, ख़त्म। फिर इन अ सीरीज़ जस्ट ये दिया हुआ है, फिल करना है, तो इसमें कैसे करते हैं हम, कैलकुलेट करते हैं पहले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितना का पैटर्न होगा, 6 6 का बनाते हैं, चलो 1 10 3 4 5 6 7 हो गया, इसको इधर लेके आओ, एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक, ए बी, ओके। अब फिट करके देखते हैं,
इसमें ना ट्राई करना कि नीचे से करना, क्योंकि जनरली ऑप्शन यूपीएससी नीचे दे के रखते हैं, पता नहीं क्यों, तो हम नीचे से करते हैं। चलो, ए देन बी, फिर ए देन बी, फिर ए एंड देन बी। क्या ये पैटर्न है? ए बी बी ए बी, 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 बीच के दोनों। हाँ यही है पैटर्न, बी बी ए बी बी ए बी बी ए। देखो लास्ट वाला ही ऑप्शन है अगेन। अब ये मुझे कैसे पता था कि लास्ट सही होगा, क्योंकि अब तक यूपीएससी में ऐसे वाले क्वेश्चन 6 से 7 बार दे चुके हैं और हर बार या तो ये वाले ऑप्शन या तो ये होते हैं। तो बेटर है कि आप ट्राई करें तो नीचे से करो, टाइम सेव होगा ये चीज़। बाकी अगर रूम पे प्रैक्टिस करें तो आराम से ऊपर से करो, नीचे से करो, दाएं से करो, बाएं से करो, जितना टाइम वेस्ट करना है कर सकते हैं। बट एग्ज़ाम हॉल में पता होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सा ऑप्शन वो उसने रखा है, तो अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग 22333 एज डिजिट्स, हाउ मैनी डिस्टिंक्ट नंबर्स ग्रेटर देन 3000 कैन बी फॉर्म्ड। 3000 से बड़े वाले कितने नंबर फॉर्म कर सकते हो? तो 3000 नहीं है, 30,000 है। ओके, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5। 30,000 से बड़ा होगा तो 3 से ही ना शुरू होगा, तो 3 वाला तो फिक्स हो गया, इसके जगह पे और नहीं आ सकता है ना। अब बोल रहा है कि यूजिंग, और 1 2 3 4 5 5 डिजिट ही दे दिया उसने, उनमें से एक 3 तो हमने पहले ही यूज़ कर लिया, तो हमारे पास कौन कौन से अवेलेबल ऑप्शन है? ये है, यूजिंग 22333 एज डिजिट्स, हाउ मैनी डिस्टिंक्ट नंबर, डिस्टिंक्ट होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए, ग्रेटर देन 30,000 कैन बी फॉर्म। तो अब यहाँ पे क्या आ सकता है? 4 जगह है, 4 ऑप्शन है, 4 फैक्टोरियल तरीके से आ सकते हैं, बट 2 है वो 2 बार रिपीट हुआ, 3 है वो 3 है वो 2 बार रिपीट हुआ। अब कैलकुलेट करते हैं। सिक्स, तो 6 will be the correct answer. The next question. Next question is saying that consider the following statement, sum of the 5 consecutive integers can be 100. Yes. अब इसको सॉल्व करके भी देख लेते हैं एक बार। सम ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है? लगातार वाले। तो ऐसे कौन कौन से मान सकती हैं? एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2। 5 हो गए ना, 1 2 3 4 5। यस, इसका सम 100 होगा पूरा। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 1 2 ये तो कैंसिल हो गया। 5x इज इक्वल्स टू 100 इक्वल्स टू 20। हाँ पॉसिबल है जब x इज इक्वल्स टू 20 हो तो। देन द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर कैन बी इक्वल टू देयर सम। प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव, अब इसमें देखो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट, इसमें 1 2 3 ही ले लेते हैं। चलो, इनका प्रोडक्ट उनके सम के इक्वल होना चाहिए बोल रहा है। 3 2 6, 3 4 5 6। यस, लॉजिकली भी सही है। अब कैलकुलेट करना चाहे तो भी कर सकते हैं। एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1, तो सम उनके प्रोडक्ट के इक्वल है बोल रहा है। 10 कैंसल, 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स कैंसल, 3x स्क्वायर माइनस 1। एक्स को कैंसिल नहीं करते, वैल्यू आ जाए, वैल्यू आने वाला है ना, तो मतलब एक और वैल्यू एक्स की हट जाएगी, नहीं तो जो एक्स इज इक्वल टू 0 भी हो सकता था। तो 3x, इसको मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, एक्स का क्यूब माइनस एक्स, तो एक्स क्यूब, ये उधर गया तो क्या हो जाएगा? 4x, एक्स क्यूब माइनस 4x इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो x इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू तो प्लस माइनस 2, तो माइनस तो नहीं हो सकता क्योंकि हमको क्या बोला है वो प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर ना, तो नेचुरल नंबर तो माइनस में नहीं होता है, और नेचुरल नंबर 0 भी नहीं होता है, 1 से स्टार्ट होता है, तो एक्स इज इक्वल्स टू 2। तो यस पॉसिबल है, तो दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A cubical vessel of side 1 meter is filled completely with water. 1 मीटर वाला क्यूब बनाना है, रेक्टेंगल नहीं, 1 मीटर वाला है ये, ठीक है। इसका हाइट ऐसा कुछ, ओके। completely filled with water, how many milliliters of water is contained in it, और थिकनेस को वेजल का नेगलेक्ट करते हुए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, क्यूब का वॉल्यूम पहले निकाल लेते हैं। क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा, साइड का जो साइड है उसका क्यूब, यही होता है ना। तो 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब में कितना होता है, लीटर में कन्वर्ट करें तो 1000 लीटर होता है, बट हमको आंसर लीटर में नहीं मिलीलीटर में दिया हुआ है। तो 1000, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, 10⁶, 1 2 3 4 5 6, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। देयर आर 6 persons arranged in a row, another person has to shake hands with the 3 of them। 6 person है, person 1, person 2, person 3, person 4, person 5, person 6, और फिर another person has to shake, कोई दूसरा पर्सन है, उसको 3 लोगों से हैंड शेक करना है, सो दैट ही शुड नॉट शेक हैंड्स विद 2 कॉन्जिक्यूटिव पर्सन। मतलब P1 से अगर हैंड शेक किया तो P2 से नहीं कर सकता, एक को छोड़ के, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नहीं हो सकता, हैंड्स विद 2 कॉन्जिक्यूटिव पर्सन से नहीं कर सकता। एंड हाउ मैनी डिस्टिंक्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है हैंड शेक का। तो एक तरीका क्या है कि वो सबसे पहले P1 से हैंड शेक करे, अब P2 से तो नहीं कर सकता तो P3 से करेगा, P4 से नहीं कर सकता P5 से करेगा। तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, P1 को छोड़ दिया, P2 से हैंड शेक किया तो P4 से एंड P6 से। तो ये दूसरा तरीका, एक तरीका ये, दूसरा तरीका ये। तीसरा तरीका क्या कि P1 P2 दोनों को ही छोड़ दिया, P3 से हैंड शेक करेगा, बट फिर यहाँ पर तो 3 ऑफ देम हैज़ टू शेक, 3 मिनिमम 3 से तो हैंड शेक करना ही है उसको, ठीक है। तो 2 को तो इधर नहीं छोड़ सकते, तो P1 से तो हैंड शेक करना ही पड़ेगा। अब मान लेते हैं इन दोनों को छोड़ दिया, इससे हैंड शेक किया, इससे किया, तो हाँ एक को छोड़ा और इधर 2 को छोड़ा, हाँ ये तो कर सकते हैं ना। कॉन्जिक्यूटिव 2 से नहीं करना है हैंड शेक बोला है, तो ये तो कर सकते हैं। कॉन्जिक्यूटिव अभी भी साथ में तो 2 लोग नहीं है ना, तो ये तीसरा तरीका। देन चौथे में क्या कर सकता है, इससे हैंड शेक किया, इसको छोड़ा, इससे हैंड शेक किया, इन दोनों को छोड़ा, इससे हैंड शेक किया, तो यहाँ पर 2 लोगों को छोड़ा उसमें। तो ऐसे तो सिर्फ 4 ही तरीके हो सकते हैं, क्योंकि अब 3 लोग को छोड़ेगा तो फिर 3 लोग से हैंड शेक नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सिर्फ 6 ही लोग हैं, 3 लोग छूट गए और कॉन्जिक्यूटिव नहीं हो सकता, तो आंसर विल बी 4 ओनली। फिर एन अमाउंट ऑफ मनी वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ABC इन द रेशियो PQR। तो ABC है, उनमें से PQR को मतलब उनमें मनी डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो बोल रहा है कि A है वो मैक्सिमम शेयर होगा अगर P ग्रेटर देन Q प्लस R। तो क्या ये बोल सकते हैं कि A मैक्सिमम तब होगा जब Q प्लस R से बड़ा P होगा? हाँ हो सकता है, क्योंकि देखो मान लेते हैं P है वो 6 है, तो Q प्लस R दोनों को मैं ऐड कर रही हूँ, उसके बावजूद वो उनसे बड़ा P निकल रहा है। तो ये 2 + 1 हो या फिर 1 + 5 हो, तो भी उनसे बड़ा 6 है, तो ये यस पॉसिबल है। हो रहा है कि C है वो मिनिमम होगा शेयर इफ़ R इज़ लेस देन P प्लस Q, बट ये तो हम नहीं बोल सकते, क्या पता ये 2 होगा, ठीक है, नहीं ये 6 होगा, R इज़ मिनिमम P प्लस Q, ओके। और यहाँ पर क्या होगा, 9 + 6 होगा, तो ये कितना होगा, 9 6 15। तो अभी देखो यहाँ पर R मतलब C मिनिमम होगा, क्या हम बोल सकते हैं कि श्योरिटी के साथ? नहीं, यहाँ पर तो जो P है वो तो बड़ा है, और लेकिन R है वो Q तो इक्वल है हो गया है। उसके बाद भी देखो R है वो, चलो यहाँ पर तो मिनिमम भी नहीं, अब यहाँ पर अगर मैं 7 रख दूँ तो 16 हो जाएगा, तो यहाँ पर तो 6 है वो मिनिमम है। मतलब बोलना क्या चाह रही हूँ मैं कि R है वो मिनिमम है, वो ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर अगर मैं ये भी करूँ, जैसे 6 है और ये 9 + 1 है, तो अभी भी तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है ना, कि जो P + Q है वो अभी भी क्या है, बड़ा है R से, लेकिन यहाँ पर जो Q की वैल्यू है वो तो 1 है और R की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पर तो Q मिनिमम हो गया। बट होना क्या चाहिए था, हर केस में R को मिनिमम होना चाहिए था, तब जाके C मिनिमम होगा, बट ऐसा तो नहीं है। एक कंडीशन में तो ये फेल हो जा रहा है। या फिर ये भी हो सकता है कि अगर P है वो 1 हो और Q है वो 9 हो,
तो आर है वो 6 है अगर, तो पी मिनिमम हो जा रहा है, तो बट होना क्या था, आर को मिनिमम होना था, तब जाके सी गेट्स द मिनिमम से अगर आर इज़ लेस देन। तो ये हम डेफिनेटली नहीं बोल सकते, बट यहाँ पर तो बोल ही सकते हैं, क्योंकि क्यू प्लस आर कितना भी ऐड कर लो वो उससे बड़ा पी ही हो रहा है, तो पी डेफिनेटली बड़ा है ही क्यू प्लस आर से, तो ए मैक्सिमम होगा, तो 1 ओनली विल बी द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट यहाँ पर अ पाई डायग्राम showing the percentage distribution of the protein, water and other dry elements in a human body, given that protein corresponds to 16%। ठीक है, वाटर है वो correspond करता है 70% है, both protein and other dry elements corresponds to p percentage, then what is the central angle of the sector representing p on the pie diagram। तो ये है p कितना है 16%, 16%, W कितना है 70, एंड P प्लस ड्राई, P है एंड प्लस मान लेते हैं ये ड्राई, इन दोनों को मिला के क्या है P परसेंटेज है, और P यहाँ पे 16% है, प्रोटीन है वो 16% प्लस ड्राई। हमको क्या निकालना है यहाँ पर, देन व्हाट इज़ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग पी ऑन द पाई डायग्राम। तो ये कितना होगा, तो ये निकालने के लिए पहले ये भी तो निकालना पड़ेगा ना, ड्राई का परसेंटेज। पहले तो टोटल ही देख लेते हैं, टोटल नहीं, टोटल कैसे होगा, टोटल तो हाँ इधर से निकल जाएगा, लेकिन अगर प्रोटीन प्लस वाटर है वो कितना हो रहा है 86 कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, तो टोटल 100% ना होगा, 100% से कितना बच गया, तो 14%, 14% है वो क्या होगा ड्राई होगा, तो ड्राई वाले को ऐड कर दो 14%, तो पी परसेंटेज कितना आ गया 10 20 30 30% आ गया, तो ये पी क्या है 30%। अगर 100% इज इक्वल्स टू 360 डिग्री है, तो कितना 30% इज इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 30, 108 डिग्री हो जाएगा, है ना। फिर नेक्स्ट, जोसेफ विजिट्स द क्लब ऑन एवरी 5th डे, जोसेफ 5th डे पे, हर्ष 24th डे पे, while Sumit visits on 9th day। If all 3 of them met in a club on a Sunday, संडे को अगर वो मिले, then which day will all 3 of them meet again। तो और कब मिलेंगे 5 24 और 9। तो इसमें करना क्या है, एलसीएम निकालना है और क्या करना है, 5 24 9 कितना हो जाएगा, पहले 24 का करते हैं, 24 5 3 15 और मल्टीप्लाई करना होगा, 360 विल बी दी एलसीएम, है ना। तो 360th डे पे उन लोग मिलेंगे, बट हमको डे नहीं पूछा, मतलब कि डेट नहीं पूछा, कौन से डे पे मिलेंगे। तो जब मिल रहे थे तो संडे था, अब संडे वापस से कब आएगा, हर 7 दिन में आने वाला है, तो 7th डे पे रिपीट हो रहा है वो, तो 7 रिमाइंडर कितना रहा, 7 बना 35, 7 1 7 8 9 10 3 रिमाइंडर आ रहा है। तो अगर संडे को वो मिले थे तो अब वापस से कितना, मंडे ट्यूसडे वेंसडे, तो जब अगली बार मिलेंगे तो 360th डे पे वेंसडे होगा, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो थर्ड ऐसे 3 आया ना, तो संडे तो उस दिन पे वो मिले थे, उसके बाद अगली बार जब मिलेंगे 360th डे पे, तो उस दिन कौन सा होगा, तो उसके आगे का 3rd डे वाला कैलकुलेट करना, तो संडे के बाद मंडे ट्यूसडे वेंसडे। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन बहुत क्लोज क्लोज के होते हैं, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन 2-digit number and number obtained by interchanging the position of the digit is 54। difference between 2-digit number and the number obtained by interchanging the position of the digit is, तो मान लेते हैं कि दो डिफरेंस बिटवीन 2-digit नंबर, ये XY एंड YX, इन दोनों की डिफरेंस, एंड द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द पोजिशन ऑफ द डिजिट इज 54, यही बोल रहे हैं। फिर कंसिडर द फॉलोइंग, द सम ऑफ द 2 digit ऑफ द नंबर, सम ऑफ 2 digits ऑफ द नंबर कैन बी
डिटरमाइन ओनली इफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू डिजिट इज नन। तो बोल रहा है कि जो सम है ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ द नंबर हम तभी डिटरमाइन कर पाएंगे। तो इसको अगर हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 10x प्लस वाई एंड दिस विल बी 10y प्लस x इक्वल्स टू 54। 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x, तो दिस विल बी माइनस 9y एंड दिस 9x। 9 कॉमन निकाल लेते हैं, 9 छः 54। तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6 है अपने पास। तो अब ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग, सम ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ द नंबर कैन बी ऑब्टेन्ड ओनली इफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू डिजिट्स इज नन। तो जब प्रोडक्ट है वही वो पता होगा तभी हम निकाल सकते हैं, बोल रहा है सम। और दूसरा क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द टू डिजिट्स ऑफ द नंबर कैन बी डिटरमाइंड। हाँ तो ये इतने ही से हमने तो ये निकाल लिया ना x माइनस वाई, तो यस ये हम निकाल सकते हैं। अब देखते हैं कि क्या अगर प्रोडक्ट है वो पता होगा तभी हम निकाल सकते हैं वैल्यू x प्लस वाई का, ये होगा कि नहीं। तो इसी के बेसिस पे क्या हम लोग निकाल सकते हैं, यहीं से तो हमने ये डिराइव किया है ना। तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6 कब कब हो सकता है, तो अगर मैं 7 और 1 रखूँ तब 6 हो जाएगा, और कब आएगा 6, 9 माइनस 2 करूँ तो 7 आ जाएगा, 3 करते हो तो 6 आ जाएगा। इस केस में भी पॉसिबल है। देन और क्या पॉसिबिलिटी है, अच्छा यानी कि 6 एंड 0, बट 0 एंड 6 विल नॉट बी अ नंबर ना, टू डिजिट नंबर नहीं होगा, तो ये तो नहीं हो पाएगा। तो ये 2 कंडीशन हो गया, और एक और कंडीशन 8 में भी तो आ जाएगा, 8 माइनस 2 है ना। तो अगर हमको x बाई वाई का रेशियो दे दे, 7/1 करके दे दिया, तो भी तो हम लोग निकाल ही सकते हैं ना x प्लस वाई को, है ना। तो अगेन दिस इज़ नॉट दी कंपल्सरी कंडीशन कि हमको प्रोडक्ट ऑफ द टू डिजिट्स पता होगा तभी हम सम निकाल पाएंगे। अगर रेशियो है नंबर्स का वो भी अगर दे दिया गया तो भी हम लोग निकाल पाएंगे। तो 2 ओनली विल बी द करेक्ट। देन नेक्स्ट, x said to y at the time of your birth I was twice as your, तो इसके लिए थोड़ा सा जगह एंड ओके। अब देखते हैं, x said to y, x ने y को बोला कि एट द टाइम ऑफ योर बर्थ है, तो ये मान लेते हैं प्रेजेंट एज चल रहा है, यहाँ पे x है यहाँ पे y है। x ने y को बोला कि जब तुम्हारा बर्थ हुआ था, एट द टाइम ऑफ योर बर्थ आई वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट। तो इसके बर्थ के टाइम पे कितने साल पहले बर्थ हुआ था नहीं पता अभी तो, ठीक है। पर जब भी बर्थ हुआ था तो एट द टाइम ऑफ योर बर्थ आई वॉज ट्वाइस, जो x था वो उस टाइम क्या था, ट्वाइस था एज यू आर एट प्रेजेंट। तो 2y प्रेजेंट एज y का, और ये एट बर्थ वाले एज पे मान लेते हैं कि इसका बर्थ हुआ था बाय b ईयर पहले, ठीक है। तो उस टाइम x का एज कितना था, x माइनस बी हुआ था होगा, एंड उस टाइम पे इसका एज y का एज कितना था होगा, b ईयर हुआ होगा, है ना। b ईयर बिफोर, मतलब उस टाइम पे बर्थ पे तो 0 ईयर होगा, चलो ठीक है। तो उस टाइम पे क्या था कि एट द टाइम ऑफ योर बर्थ आई वॉज, मतलब x माइनस बी, एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट इफ द प्रेजेंट एज ऑफ x इज 42। देन कंसिडर द फॉलोइंग, 8 years ago द एज ऑफ द x वॉज 5 times द एज ऑफ y। तो 8 साल पहले द एज ऑफ x, 8 साल पहले जो एज ऑफ x था वॉज 5 times द एज ऑफ y। अब 8 साल पहले इसका भी तो एज 8 ईयर पहले होगा ना। इसको ऐसे सॉल्व नहीं करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके करते हैं। यहाँ पर एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस नहीं करते। ओके कैसे करेंगे, एक्स टू सेट टू वाई एट द टाइम ऑफ योर बर्थ। तो पहले तो प्रेजेंट एज देख लेते हैं, प्रेजेंट एज एक्स एंड वाई, ठीक है। तो एक्स ने वाई को बोला कि एट द टाइम ऑफ योर बर्थ आई वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज यू आर एट द प्रेजेंट। तो जब इसका बर्थ होगा तो वो कितने साल पहले हुआ होगा, अभी अगर वो वाई ईयर का है तो वाई ईयर पहले उसका बर्थ हुआ होगा। मतलब कि क्या, एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू
कितना बोला उसने कि तुम्हारा जो प्रेजेंट एज है उसका डबल था वो उस टाइम पे, है ना। तो एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, तो एट द टाइम ऑफ बर्थ आई वॉज, मतलब कि ये जो एक्स है उसमें अगर वाई ईयर माइनस कर दो क्योंकि उसके बर्थ के टाइम पे उसका एज वाई ईयर कम होगा, एज यू आर एट द प्रेजेंट ट्वाइस एज ओल्ड एज यू आर प्रेजेंट, तो प्रेजेंट एज का 2 गुना। तो कितना आ गया एक्स की वैल्यू, ये 3y, तो एक्स इज इक्वल टू 3y और प्रेजेंट एज एक्स का 42 दे दिया, तो ये 42, ये 3y की वैल्यू निकाल लेनी है अपने को। तो 3 से कैंसिल आउट करना, तो 3 का 3 3 6 3 3 कम 3 3 4 12, तो y इज इक्वल टू 14। तो दोनों का प्रेजेंटेज पता चल गया हमको। अब ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। 8 ईयर्स अगो, 8 साल पहले, 8 साल पहले जाते हैं तो x माइनस 8 हो जाएगा। द एज ऑफ x वॉज 5 टाइम्स एज ऑफ y, y का ईयर भी तो 8 ईयर पीछे जाएगा ना। तो अब देखते हैं, तो दोनों इक्वल होना चाहिए। तो x में अगर मैं 42 रखूँ तो 42 माइनस 8 कितना आ रहा है, 9 10 11 12 4 3 34, इधर भी वही आना चाहिए फिर 5, ये 14 माइनस 8, 5 मल्टीप्लाइड बाई 9 10 11 12 13 14 6 5 6 के 30 आ रहा है, ये तो 34, ये दिस इज़ नॉट करेक्ट। देन आफ्टर 14 ईयर्स, तो 14 ईयर्स के बाद 42 प्लस 14 x प्लस 14 इज इक्वल टू द एज ऑफ x वुड बी 2 टाइम्स द एज ऑफ y, तो y का ईयर में भी तो 14 ऐड होगा, तो दोनों सेटिस्फाई करने चाहिए। तो देखते हैं x की वैल्यू कितनी थी अपनी 42, 14 ऐड करना है, तो 4 5 6 56, अब इधर भी 56 आना चाहिए तब जाके इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। तो 2y की जगह पे यहाँ पे कितनी आनी चाहिए 14, तो 14 14 28, 28 गुणित 2 56, यस। तो ये वाला तो सेटिस्फाई कर गया, तो ओनली 2 सेकेंड स्टेटमेंट ही बस करेक्ट है, ये सही नहीं है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ़ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज्ड, थोड़ा क्लीन अप कर लेते हैं। If the price of an article is decreased by 20% and then new price is increased by 25%, then what is the net change in the price? तो मान लेते हैं कि कोई आर्टिकल था, उसका प्राइस था 100 रुपीज़, आर्टिकल का प्राइस डिक्रीज़ कर दिया गया 20%, ठीक है 20% डिक्रीज़ कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा न्यू प्राइस 80 रुपीज़ आ जाएगा। अब फिर अगेन न्यू प्राइस है, उसको इंक्रीज़ किया 25%, जिस चौंक 100 4 दूनी 8, तो अगेन 80 में 20 ऐड करें तो 100 रुपीज़ आ गया। तो नेट चेंज इन द प्राइस, प्राइस में कितना चेंज हुआ, तो इनिशियल प्राइस था 100, फाइनल प्राइस भी 100, तो परसेंटेज चेंज 0। इसी को एक और तरीके से भी सॉल्व करते हैं, इसको इरेज करते हो। अगर मतलब कि एक बार इंक्रीज़ हो एक बार डिक्रीज़ हो तो उसको क्या करते हैं, इस फॉर्मूला से भी सॉल्व करते हैं। तो पहले कितना हुआ, डिक्रीज़ हुआ तो ये 20 प्लस इंक्रीज 25 प्लस 20 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100, और इसमें क्या करना रहता है, ये हमने रख दिया वैल्यू पुट कर दिया। अब डिक्रीज बोला तो 20 के सामने माइनस, 25 के इंक्रीज है तो ये तो प्लस ही रहेगा, और अगर नेट चेंज फिर यहाँ पर 20 अगेन डिक्रीज्ड एंड ये 25 विल बी पॉजिटिव। तो अब देखते हैं -20 प्लस 25 प्लस प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, फिर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 पंचे 10 5 पंचे 25, तो -25 प्लस 25, तो नेट चेंज कितना है 0% चेंज। तो ये दूसरा तरीका है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ सर्टेन नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 7 देन द प्रोडक्ट एंटायरली कंप्राइजेस वंस ओनली, तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सच नंबर। अब ऐसे नंबर ढूंढने नहीं जाना है, ऑप्शन दिया हुआ है ना, सीधा यहीं से चेक कर लो। अगेन हम क्या करेंगे, नीचे से चेक करेंगे, मल्टीप्लाई करना है 7 से, 1 1 1 ही आना चाहिए, 7 7 14 7 21 7 7 49 50 51 7 8 56 57 58 60 61 7 5 35 36 37 38 40 40 41 7 7 8 9 10 11, देखा। इसलिए मैं बोलती हूँ कि जब भी ऐसा चेक करना रहता है ना, जिसमें बहुत फाइंड आउट करना रहता है, ऑप्शन का यूज़ करके चेक करना है ना, तो हमेशा ऑप्शन से नीचे से चेक करना। यूपीएससी जनरली ऐसा करता है कि नीचे रखता है, अगर आप ऊपर से चेक करते हुए आओगे तो आपका काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाएगा, और देखो पहले बार में ही सेटिस्फाई कर गया। देन
80th number question, and this is the last question for 2021. She said, a man completes a 7/8 job in 21 days. Okay. How many more days will it take him to finish the job if quantum of the work is further increased by 50%? तो इसको कैसे साथ चला सर? 21 तो एक दिन में वो कितना काम कर रहा है, मतलब 1/8 वर्क है वो 3 डेज में कर रहा है, मतलब इसको टोटल दिन कितने लग रहे हैं? 8 24 दिन लग रहे होंगे टोटल 100% काम करने में। इसको कितने 24 दिन लग रहे हैं, बट क्वांटम ऑफ वर्क है उसको और इंक्रीज़ कर दिया गया 50%। तो अगर काम और 50% इंक्रीज़ हो गया है तो जॉब इफ द क्वांटम ऑफ वर्क इज, तो कितना, हाउ मैनी मोर डेज, और कितने दिन लगेंगे बोल रहा है। तो 50% पहले काम और बढ़ा देते हैं, मतलब 50% और काम बढ़ाए तो 12 दिन उसको और लगेगा। 100% और बढ़ाते तो 24 डेज अगेन लगते हैं, बट सिर्फ 50% बढ़ा रहे हैं तो कितना 12 डेज और लगेंगे। तो टोटल कितने दिन लग रहे हैं? 4 5 6 3 36 दिन लग रहे हैं। बट अब हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, और कितने दिन लगेंगे, बट उसने कितने दिन का काम कर लिया। मैन कम्प्लीट्स 7/8 ऑफ जॉब इन 21 डेज, तो 21 डेज तो उसने काम कर लिए ना, तो कितना दिन और करना पड़ेगा? 15 दिन और करना पड़ेगा। यहाँ पर क्वेश्चन एकदम केयरफुली रीड करना है। हमने क्या कैलकुलेट किया है, सबसे पहले हमको क्या बोला गया था कि मैन है वो 7/8 जॉब है वो 21 डेज में कंप्लीट करता है, ठीक है, कंप्लीट कर लिया है। तो उसको पहले ये देखेंगे हम कि टोटल पूरा, अगर किसी 8 हिस्से का 7वां हिस्सा तक का वो 21 दिन में कर रहा है तो पूरा 8 हिस्से करने में कितने दिन लग रहे हैं। तो वो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ने क्या किया, 7 से 14 7 21, फिर 8 8 8 24, तो इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो टोटल पूरा 100% काम करने में उसका 24 डेज लग रहा है। तो उसमें 50% का काम और ऐड कर दूंगी मैं, तो क्या हो जाएगा 12 डेज और लगेंगे। तो टोटल 36 डेज उसको लगेंगे जब काम और 50% बढ़ा दिया गया। बट उसने 21 डेज तो काम कर लिया है ना, अब कितने दिन बस और काम करने हैं? तो 15 डेज और काम करने हैं। टोटल 36 में से 21 माइनस कर दो तो 15 डेज और काम करने हैं। सो 15 विल बी द करेक्ट आंसर। तो 2021 वाला अपना ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वी विल डू 2020, राइट।